केसरी न्यूज़ चैनल पे हमारे बीच में प्रोफेसर रंजीत सिंह हैं पटियाला से, एमएसपी कमेटी के हेड भी रहे हैं। तीन जो कानून है, एक जो मंडी से बाहर मंडी लगाने का एक प्रयास था, तीसरा एसेंशियल कमोडिटी का था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का था। तो जो ये मंडी वाला कानून है, ये कहते हैं कि जैसे उद्योगों में इंस्पेक्टरी राज खत्म किया हमने, लिबरलाइजेशन किया, हम मंडी को बाहर मंडी करके कंपटीशन करा के लिबरलाइजेशन कर रहे हैं। इसके पीछे कितना सच है डॉक्टर साहब? ये जो लिबरलाइजेशन वाला है, प्राइवेटाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है, ये 1991 से शुरू होता है जी जी। और 1995 में ये आपका संसार व्यापार संस्था आ जाती है। तो ये सभी एक दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे कैसे जो कानून है या इसकी गवर्नमेंट की पाई वाली है या पब्लिक सेक्टर है, उसको कैसे कैसे ख़त्म किया जाए और कैसे कैसे जो प्राइवेट सेक्टर उसकी इसमें प्रेजेंस बढ़ाई जाए। ये तीनों कानून उसी एक नीति का हिस्सा है। जैसे आपने बैंक पहले कुछ इकट्ठे किए, आपने जो पब्लिक सेक्टर के बहुत अच्छा काम कर रहे थे अदारे वो प्राइवेट किए, आपने और एजुकेशन जो है लोगों से जो डिसइन्वेस्टमेंट किया, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बनाकर लाखों करोड़ अब आरबीआई से भी पैसे ले रहे हैं और हर साल डिसइन्वेस्टमेंट सेक्शन 7 भी लगा रहे हैं। तो ये जो टोटल है, ये एक किस्म का पूरा निजीकरण वाले पास जा रहा है। सरकार बीच से तो नहीं भाग रही? जो उसकी लायबिलिटी थी, चेक एंड बैलेंस नहीं, वो तो है ही। सरकार सिर्फ अपनी लायबिलिटी वाला भागने वाला काम दो काम कर रही है। अपनी लायबिलिटी से भाग रही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यूपीए गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसमें उन्होंने फैसला किया कि 67% जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है उनको फूड सिक्योरिटी चाहिए। ये सरकार कह रही है कि उसको हम 40% पर ले आएंगे। तो इसका मतलब है कि 27% सरकार पीडीएस खत्म कर रही है, टारगेट पीडीएस में कन्वर्ट खत्म करेगी। और इसका ये भी है कि 27% खरीद भी कम करेगी। तो उसके लिए ग्राउंड तैयार की जा रही है कि हम तो करेंगे नहीं, प्राइवेट करेंगे और प्राइवेट को मंडी खत्म कर दो, एमएसपी खत्म कर दो और कोई रेफरेंस पॉइंट प्राइस न रहने दो, और इसलिए जो भी हो वो उनको फायदा हो। सो ये आप कह रहे हैं, ये तीनों कानून हैं, ये एक ही दिशा में रख कर पढ़ने चाहिए, एक ही संदर्भ में देखना चाहिए कि समुच्चा जो निजीकरण हो रहा है, निजीकरण का फायदा जो है आम आदमी को नहीं होता। निजीकरण का फायदा जो है प्राइवेट लोगों को होता है, बड़े लोगों को होता है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपके गांव में जो गवर्नमेंट का स्कूल है वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है तो वो आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है। ये उसी गांव में एक प्राइवेट स्कूल है, 1000 रुपया लेकर आप एग्रीकल्चर में कॉर्पोरेट को उतारा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टोरेज में भी, प्रोक्योरमेंट में भी, सप्लाई चेन। नहीं, आपके हरियाणा में ही ये पानीपत के पास एक बहुत बड़ा गोडाउन, एक प्राइवेट साइलोज हर जिले में तैयार हो चुके हैं और 7 मंडियां खत्म हो चुकी हैं। किस लिए बना रहे हैं? यही टेक्नोलॉजी जब लागू नहीं हुई, जब एफसीआई सरकार के हाथ में थे। अभी तो एफसीआई है, एफसीआई को 4 लाख एफसीआई क्यों बोल दिया कि आप जो प्रोक्योरमेंट करोगे वहाँ स्टोर करिए। बोल दिया ना, डबल बर्डन हो गया ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये तीनों कानून आम आदमी के हित में नहीं है। सरकार जो कर रही है वो आम आदमी के काम नहीं कर रही। सरकार उन लोगों को ये काम कर रही है जो उनकी इलेक्शन पर फंडिंग करते हैं, और वो जो फंडिंग करने वाले लोग हैं वो जो है वो इन्वेस्टमेंट है उनकी। आपकी बातचीत से एक खुलासा हुआ है कि जो प्राइवेट साइलो जो कि 127 जगह चेन खड़ी की गई, जो वर्चुअल चेन इनको दी गई, बड़े बड़े कंपटीशन इन्होंने फाइट किए, अंबानी ने और अडानी इसमें है। तो एक तरह से इनका कब्जा मार्केट पे लेने के लिए इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं ये लोग। तो क्या कारण, इससे जो किसानों की मांग नहीं मानी जा रही, क्या ये एक बड़ा कारण है पीछे? यही कारण है ना। देखिए कि आपने जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें शोध कर ली कि अब आपके प्याज एसेंशियल नहीं रहे, आपके आलू एसेंशियल कमोडिटी नहीं रही, आपके कोई भी एसेंशियल कमोडिटी नहीं रही, जितना मर्जी आप भंडारण कर सकते हैं। जबकि अनाज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं जिंदा रहने नहीं, बिल्कुल। और अब अगर भंडारण होगा तो आप बताइए कि मैं अगर किसी चीज़ का भंडारण करता हूँ, अपने गोडाउन में रखता हूँ, तो किस लिए करूँगा?
उसकी कीमत ज़्यादा वसूल करनी, अपने फायदे के लिए करूँगा, बिजनेस में प्रॉफिट। तो ये बिजनेस में, तो ये कंपनियां जब कुछ एक कंपनीज जो हैं अपना जो अनाज भंडारण करेंगी, तो उसके बाद जब अनाज इनके कब्जे में आ जाएगा तो अपने मुंह मांगी कीमत वसूल करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1943 में जो ब्रिटिश पीरियड में वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा फैमन आया, लाखों लोग उसमें मर गए, भूखे मर गए। वो इसलिए नहीं मरे कि अनाज नहीं था, अनाज गोडाउन में पड़ा रहा, लेकिन लोगों की खरीद शक्ति नहीं है। तो कल को असल देखिए, इतने बड़े जो 130-40 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से 80 करोड़ लोग हैं जो वो है कि उनके पास जो कुछ दिनों की फूड सिक्योरिटी भी नहीं है, जो आपके सब्सिडी पे जिंदा रहते हैं। हाँ। सो इसलिए या तो उनको रोजगार दो, जहाँ उसको सब्सिडी दो, जहाँ उनको अनाज दो। अच्छा, एक बताओ, तो रोजगार आप दे नहीं सक रहे। रोजगार जो है पिछले 45 सालों में रोजगार आपका सबसे बड़ा बेरोजगारी है, और ये कोविड के पीरियड में जो है उससे भी और भी बढ़ गई है। क्लैरिटी निकल के आई है कि कौन सी चीज़ें जीवन के लिए जरूरी है। एक चीज़ आई डॉक्टर साहब, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, ये कह रहे हैं बटाई पे पहले भी गाँव में एक किसान दूसरे की पैसे लेके करता है, उसका पैरामीटर फिक्स नहीं है, जबकि मॉडल टेनेंसी एक्ट 2016 से बना पड़ा है। तो ये कह रहे हैं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो लीगली वो लागू होता है जहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर इसमें लिखा हुआ है कि आपकी ज़मीन नहीं जाएगी और वो नॉट स्टैंड विद पढ़ा भी जाता है लीगल सेंस में कि इस कानून के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा, तो अगर ये कानून हटता है किसान को कुछ प्रोटेक्शन मिलेगा या किसान और डेंजर सिचुएशन में आ जाएगा? देखिए, ये सवाल बहुत सीधा है और इसका जवाब भी सीधा है। तो पहले बीच में खजूर है, खजूर से अटकते ही जमीन पे गिरते हैं। ना वो खजूर भी नहीं है, खजूर से भी ऊपर जाएगा, आप ये लटकेगा नहीं, ये ऊपर जाएगा कि ये संकट जो किसान का। अगर ये कानून आप देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो कणक और झोने की जो खेती की है, ये किसानों ने नहीं, ये सरकार की नीतियों ने उनको प्रमोट किया। ये सरकार की नीति है, एक तो कणक झोने से किसान को बाहर निकालो, दूसरी है कि प्राइवेट कंपनियां सारा कर दो, ठीक है, और प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाओ, और इससे जो फायदा होगा वो ये नहीं होगा कि किसानों को होगा। अगर ये बीच में से निकलते हैं तो फिर तो फ्री ग्राउंड है। पेप्सी को आप देखिए, पेप्सी हमारे पंजाब में आई थी, पेप्सी पंजाब में होशियारपुर जिले में एक कारखाना लगा था, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही था। वो तजर्बा बहुत फिर बुरी तरह फेल होया, क्योंकि जब तो एक्ट नहीं था ये है? जब तो ये एक्ट नहीं आया नहीं, अब जो एक्ट क्या करेगा? मैं कहता हूँ कि किसान कंपनी अब अपने कॉन्ट्रैक्ट से भागती है तो किसान मुकदमा लड़ सकता है। किसान कैसे उसका मुकदमा लड़ेगा? रिट तो कभी भी डालने के लिए ऑटोनोमस तो वो तैयार है। हाँ, तो या तो कभी भी डाली जा सकती है। ट्राई पार्टी तो है नहीं, गवर्नमेंट तो इसमें है नहीं, बाई पार्टी है, किसान और कंपनी के बीच है। बड़े दुख की बात है कि यहाँ सबसे कि सरकार बीच से भाग रही है। सरकार बीच से भाग रही है ना, यही तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। नहीं, सरकार उनके साथ है, किसानों के साथ नहीं। तो प्रोफेसर साहब, एक बात उठती है कि एक चीज़ पे सहमति बन गई आपकी बातचीत से कि एमएसपी एक्ट 29 राज्यों की पहली जरूरत है। हाँ। दूसरी 3 कानूनों के पक्ष में 2 धड़े हैं। वो कहते हैं कि अगर इस कानूनों में डिफॉल्ट है तो हम इसके मॉडल क्या लागू होने चाहिए वो भी सरकार को देने चाहिए। मेरा मानना है कि इस वक्त जैसे किसान पिछले 10 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं, 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं और पूरे हिंदुस्तान के किसान सपोर्ट कर रहे हैं इनको, तो आम लोग भी सपोर्ट, तो तीनों कानून पहले तो रद्द होने चाहिए। उसके बाद एक बहुत कम्प्रीहेंसिव स्टडी कमेटी हो जिसमें किसानों के नुमाइंदे भी हो, सरकार के नुमाइंदे भी हो, सरकारों के एक्सपर्ट्स भी हों, और वो ये तय करें कि ये कानून रद्द करने हैं। रद्द तो सरकार कर दी है पहले, उसके बाद जो खेती का पूरा एक संकट है, किसान आत्महत्या करें, उनको एक स्टडी करके ऐसा जेड़ा कमीशन भी बनाया जा सकता है। नहीं, कमीशन बनाकर और उसके बाद कमीशन बनाकर वो एक स्टडी की जाए, उसके कारण
जो डायग्नोज जो की भी है, हाँ थी जी। उसका हल ढूंढा जाए और उसके बाद जो कुछ उस कमेटी की सिफारिश है वो पहले हर एक देश की स्टेट, हर एक राज्य की जो स्टेट असेंबली है उसमें पहले डिस्कशन हो, उसके बाद क्योंकि स्टेटों का मामला है तो उसके बाद जो पार्लियामेंट डिस्कशन करे, उसके बाद जो निकलता है उसके बाद, क्योंकि अगर किसानों के हक में करना चाहते हैं तो फिर तो ये एक रास्ता है। अच्छा, ये बताएंगे एफपीओ या आड़ती हाँ, कौन सा किसान के लिए बेनिफिट है? एफपीओ का जो मॉडल लेके आ रही है नहीं, एफपीओ अगर ठीक में काम करे तो एफपीओ किसानों की अगर हो तो एफपीओ को किसानों को फायदा होगा। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव सोसाइटी से एमएसपी की खरीद होती है। हाँ। और अब ये सवाल ये उठता है कि एमएसपी लागू हो तो बोली पे लागू हो कि इससे कम बोली ना हो। ये नहीं, मांग वो तब होगा ना जब लीगल होगी। Legalize होगा जब आप दो तरह कर, एक तो या तो आप फैसला कर लो कि एमएसपी लीगल हो गई, दूसरा या फैसला कर लो कि जो आपका कमीशन है सीएसीपी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बना ये लो। जितने भी बातचीत हुई है दौर की, सरकार के पास सारी टेक्नोलॉजी है विज्ञान भवन में, बातचीत को बिल्कुल ऑन लाइव क्यों नहीं दिखा देती सरकार किसानों के साथ? जब आप जैसे एक्सपर्ट हैं। मसला टेक्नोलॉजी का नहीं है, मसला नीति और नियत नीति का। का, तो उसको आप हक में क्या ट्रांसपेरेंसी में बातचीत होनी चाहिए। हाँ। हैं? तो ये थे हमारे बीच में प्रोफेसर रंजीत सिंह। हम इनका स्वागत करते हैं। इनके सुझाव पे जो भी आपको कहना है वो अपने कमेंट्स में डालिए। जय किसान।